नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताते हैं खबर जिसमें भारत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई, सुरक्षा बलों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई, और जिसमें भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की जो है उसका कहीं ना कहीं बदला ले लिया गया है। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की श्रीनगर में हत्या करने वाला आतंकी मुख्तार शाह को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने सोमवार की शाम लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मुख्तार शाह को उसके 2 साथियों के साथ मार गिराया है। बता दें कि 5 अक्टूबर की शाम श्रीनगर की सड़क पर फेरी लगाकर गोलगप्पा बेचने वाले भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी गई थी। आतंकी मुख्तार शाह ने वीरेंद्र पासवान को 5 अक्टूबर की शाम को गोली मारी थी और 11 अक्टूबर की शाम को सुरक्षा बलों ने आतंकी मुख्तार शाह को ढेर कर दिया है। शोपिया संवाददाता इरशाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। सिक्योरिटी एजेंसीज को कल एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि तुलरन नामी गांव जो शोपियान में पड़ता है, वहां पे एक गांव में 3 मिलिटेंट छुपे हुए थे और उस इलाके को रात में ही कार्डन ऑफ किया गया था और आज सुबह उस ऑपरेशन को खत्म किया गया। इस ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट मारे जा चुके। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी बात यह रही है कि उस ऑपरेशन में एक ऐसे मिलिटेंट को मार गिराया गया है जिन्होंने हाल ही में श्रीनगर में बिहार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी जो वहां पे बेलपुरी बेचा करते थे, और इसकी जानकारी आज ट्वीट के जरिए जम्मू कश्मीर पुलिस की आईजी ने दी है। शाद मलिक, न्यूज 18 नेटवर्क, शोपियान। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान का कातिल मारा गया है और अब इसके बाद तमाम दल सुरक्षा बलों का आभार जता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। सुरक्षा बलों ने उनकी मौत का बदला लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मुख्तार शाह को ढेर करके ले लिया है। कश्मीर पुलिस ने इसकी पुष्टि भी की है। इस खबर के बाद देश में उत्साह है और ये कड़ा संदेश है उन सभी आतंकवादी संगठनों और देश के दुश्मनों के लिए कि देश को कमजोर ना समझे। हमेशा ऐसा ही मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। हम अपने बीच के लोगों को खोते हैं, इसलिए कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। घेर के चारों तरफ से समूल नष्ट करने का जरूरत है। इन आतंकवादियों को पूरी तरह से मिटा दे सरकार, तब मानेंगे कि ये सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है। ये नया भारत है जो चढ़कर बदला लेता है। श्रीनगर में हमारे भागलपुर के वीरेंद्र पासवान जी के आतंकवादियों ने हत्या कर दी। मोदी सरकार ने तय किया कि हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे और वीरेंद्र पासवान जी को मारने वाले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शाह को आज खत्म कर दिया गया। उनके परिवार को आज हम लोगों को, बिहार वासियों को सुकून मिला जब ये खबर आई। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ट्वीट करके दी कि वो आतंकवादी मारे गए। हम जम्मू कश्मीर की पुलिस को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इधर बीजेपी ने कहा कि धारा 370 कश्मीर से हटाने के बाद सुरक्षा बल तमाम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बहाल हो और ऐसी हरकत करने वाले जितने भी आतंकी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। रिलीजियस लाइन पे सेलेक्टिव जो मर्डर है, किलिंग है, ये आतंकी कार्रवाई है, इसको अंजाम देने का प्रयास लगातार चल रहा है, जिसको सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और बिहार के हमारे जो वहाँ काम करने वाले वीरेंद्र पासवान जी थे, उनकी भी हत्या इसी धर्मांधता के लाइन पर की गई है और उस पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए उनकी हत्या करने वाले आतंकी को मार गिराया है। यह अपने आप में सुखद समाचार है। और अब बात पंचायत चुनाव की। छपरा में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। यहां पर 2 मुखिया प्रत्याशी के समर्थक आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं और दोनों ही तरफ से काफी ज्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। मारपीट भी हो रही है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, मारपीट की घटना में दोनों पक्षों से 5 लोग जो हैं वो घायल हो गए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बकवा पंचायत के 2 मुखिया प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ वोट मांग रहे थे और इसी दौरान धनौती कुर्मी टोला में दोनों मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों के बीच में रास्ते से गुजरने को लेकर मारपीट हो गया। कहां पे हो?
और अब बात करते हैं बिजली किल्लत की। बिहार में बिजली किल्लत की बात जब से सामने आई है उसके बाद से एक और खबर सामने आ रही है कि एनटीपीसी में भी सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यूनिट 5 को जो है वो कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है, वहां से उत्पादन सही तरीके से नहीं हो रहा है। और बताया जा रहा है कि बाहर एनटीपीसी के यूनिट नंबर 5 से उत्पादन नहीं होने की वजह से समस्या हो रही है और इस प्लांट की जो क्षमता थी वो 1320 मेगावाट है, जबकि यहां से फिलहाल उत्पादन 660 मेगावाट ही हो रहा है। एनटीपीसी का कहना है कि मेंटेनेंस के कारण यूनिट 5 बंद है और वर्तमान में यूनिट नंबर 4 से ही केवल उत्पादन किया जा रहा है। यहां आपको ये भी बता दें कि एनटीपीसी 1320 मेगावाट में 1198 मेगावाट बिहार सरकार को देता है। ऐसे में 538 मेगावाट का शॉर्टेज सिर्फ इस प्लांट से हो रहा है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि प्लांट के पास कोयले की कमी नहीं है और 4 से 7 दिन का स्टोर भी रखा गया है। बाढ़ एनटीपीसी के पास जहां यूनिट 4 और 5 से बिजली का उत्पादन होता है और कुल 1320 मेगावाट का उत्पादन होता है, जिसमें बिहार सरकार को 1198 मेगावाट बिजली एनटीपीसी उपलब्ध कराती है। लेकिन यूनिट 5 का मेंटेनेंस कार्य जारी रहते हुए उससे उत्पादन अभी बंद है और सिर्फ यूनिट 4 से 660 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है, जिसमें लगभग 600 मेगावाट बिहार सरकार को एनटीपीसी अभी मुहैया करवा रही है। यानी 1320 में 1198 मेगावाट बिहार सरकार को उपलब्ध कराना है और महज 600 मेगावाट बिजली एनटीपीसी अभी दे रही है। यानी बिहार सरकार को मिलने वाली बिजली में आधी कटौती साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि एनटीपीसी के प्रवक्ता विश्वनाथ चंदन ने बताया कि अभी 4 से 7 दिन का कोयला जो है वो बाढ़ के एनटीपीसी में स्टॉक है। यानी कोयले की कमी नहीं है, लेकिन यूनिट 5 का काम बंद होने से यानी कि मेंटेनेंस होने से उत्पादन कुछ कम हो रही है, जो बिहार सरकार को बिजली कम दिया जा रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के पास बिजली की व्यवस्था कहीं और से करना मजबूरी हो रहा है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं एनएचआरसी के स्थापना दिवस समारोह में, जहां पर पीएम मोदी लाइव हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के लिए मानव अधिकारों की प्रेरणा का, मानव अधिकार के मूल्यों का बहुत बड़ा स्रोत आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास है। हमने सदियों तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में अन्याय अत्याचार का प्रतिरोध किया। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की हिंसा में झुलस रही थी, भारत ने पूरे विश्व को अधिकार और अहिंसा का मार्ग सुझाया। हमारे पूज्य बापू को देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व मानव अधिकारों और मानवीय मूल्यों के प्रतीक के रूप में देखता है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज अमृत महोत्सव के जरिए हम महात्मा गांधी के उन मूल्यों और आदर्शों को जीने का संकल्प ले रहे हैं। मुझे संतोष है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत के इन नैतिक संकल्पों को ताकत दे रहा है, अपना सहयोग कर रहा है। साथियों, भारत आत्मवत् सर्वभूतेषु के महान आदर्शों को, संस्कारों को लेकर, विचारों को लेकर चलने वाला देश है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यानी जैसा मैं हूं वैसे ही सभी मनुष्य हैं। मानव मानव में, जीव जीव में भेद नहीं है। जब हम इस विचार को स्वीकार करते हैं
तो हर तरह की खाई भर जाती है। तमाम विविधताओं के बावजूद भारत के जनमानस ने इस विचार को हजारों सालों में जीवंत बनाए रखा। इसलिए सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत जब आजाद हुआ तो हमारे संविधान द्वारा की गई समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा उतनी ही सहजता से स्वीकार हुई। और पटना एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशी की खबर है। अब यहां पर आपको बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होगी। टर्मिनल बिल्डिंग जो है उसका निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है और निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद जो जानकारी मिल रही, बताया जा रहा है कि 2023 तक ये पूरे की पूरी बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद पटना एयरपोर्ट के जितने भी यात्री हैं उनमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो उत्साहित होंगे और कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये अच्छी खबर। पटना एयरपोर्ट के रेनोवेशन का काम पूरी तेजी से चल रहा है। नए टर्मिनल बिल्डिंग में आपको नई सुविधाएं मिलेगी। खास करके नए टर्मिनल बिल्डिंग में पार्किंग की समस्या का पूरी तरह से समाधान रहेगा। 1000 से अधिक गाड़ियों की पार्किंग होगी नए टर्मिनल बिल्डिंग में और साथ ही पार्किंग के लिए आधुनिक सुविधा का कहें तो पूरी तरह से यहाँ पर नए टर्मिनल बिल्डिंग में दिया गया है। कई सुविधाओं का समावेश किया गया है नए टर्मिनल बिल्डिंग में। एक समस्या होती थी पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग की, गाड़ियों को अधिक यात्री पहुंचते थे तो फिर उनके लिए पार्किंग की समस्या होती थी, उनकी गाड़ियों को रखरखाव के लिए। लेकिन नए टर्मिनल बिल्डिंग में इस समस्या का पूरी तरह से समाधान होता दिखेगा और आप देख सकते हैं पार्किंग की तैयारी की जा रही है नए टर्मिनल बिल्डिंग में और नए आधुनिक रूप से इस पार्किंग को बनाया गया है कि गाड़ियों को वहां पर लिफ्टिंग करके पहुंचाया जा सके और 1000 से अधिक गाड़ियों का लक्ष्य रखा गया है कि पार्किंग में, तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पार्किंग की समस्या का अंत होगा। नए टर्मिनल बिल्डिंग के काम भी बहुत ही तेजी से चल रही है और नए टर्मिनल बिल्डिंग में आपको नई सुविधाएं मिलेंगी। दिसंबर 2023 तक लक्ष्य रखा गया है कि नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और बात कर ले तो जो एक पार्किंग की समस्या होती थी, ये पार्किंग की समस्या पूरी तरह से समाप्त रहेगी और नए टर्मिनल बिल्डिंग में यात्रियों को सुविधाओं के साथ साथ पार्किंग समस्या का भी समाधान होता दिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और अब बात दरभंगा एयरपोर्ट की। दरभंगा एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुविधा हो सके इसको लेकर अब 78 एकड़ जमीन जो है उसको अधिग्रहित कर दिया गया है, जिसके बाद अब यहां पर और भी निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। जो दिक्कतें पहले से आ रही थी वो दिक्कतें अब लोगों को यहां पर महसूस नहीं होगी। आपको बता दें कि कैबिनेट की तरफ से इसको लेकर मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट में इसे लेकर 336 करोड़ 76 लाख के मुआवजे की स्वीकृति भी दी गई है और इसमें 54 एकड़ में सिविल इनक्लेव का निर्माण होगा। इस खबर के बाद यात्रियों में खुशी है। मुंबई जाने के लिए आए यात्री मोहम्मद इस्माइल ने पहले तो अपनी समस्या रखी कि एयरपोर्ट की जगह कम होने के कारण यात्रियों की सुविधा नहीं बढ़ रही, लेकिन नीतीश कुमार को धन्यवाद जरूर दिया और कहा कि अब जल्द 78 एकड़ की जमीन एयरपोर्ट को मिलेगी जिससे सुविधाएं बढ़ेंगी और दरभंगा एयरपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय होने का सपना भी जल्द ही पूरा होगा। संवाददाता विपिन कुमार दास की रिपोर्ट देखिए। हम अभी दरभंगा एयरपोर्ट पर हैं और दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार के कैबिनेट के द्वारा 78 एकड़ ज़मीन के लिए जो है 336 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया है। अब जो है ज़मीन अधिग्रहण, चूँकि जिला प्रशासन के द्वारा ज़मीन चिन्हित करके रखा गया था, अब जो है अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी हम दरभंगा एयरपोर्ट के बाहर हैं और आप देखिए कि यात्रियों, चूँकि सुबह का समय है, यात्री आना शुरू कर दिए हैं। यात्रियों की जो समस्या थी यहाँ पर, जो बाहर उन्हें जो है एयरफोर्स के गेट पर रुकना पड़ता था, परेशानी होती थी, अब उससे कहीं ना कहीं निजात जरूर जल्द मिल जाएगा। चूँकि 78 एकड़ ज़मीन पर नया टर्मिनल भवन बनेगा और वहाँ जो भी विस्तारीकरण होगा। एक यात्री हैं, जानना चाहते हैं क्या परेशानी है और कहाँ जा रहे हैं? मैं मुंबई के लिए सफ़र कर रहा हूँ। खुशी की बात है कि दरभंगा से पहली बार जा रहा हूँ मैं। इससे पहले मैं बागडोगरा से आता था, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से। और यहाँ जो है दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कत है। अभी देख रहे हैं हम लोग कई घंटे से बाहर धूप में खड़े हैं, तो क्योंकि ये तो सबसे पहली बात है कि ये एयरफोर्स एयरपोर्ट है, एयरफोर्स ऑथराइज नहीं दे रहे हैं बनने के लिए, यात्रियों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। अब जबकि बिहार सरकार ने हाँ, बिहार सरकार ने कुछ जो है ज़मीन यहाँ ये उपलब्ध करवाया है, तो खुशी की बात है कि ये शायद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बने अब। तो हम लोग यहाँ से रेगुलर कोशिश करेंगे सफ़र करने के लिए
बाकी अभी फ़िलहाल मुद्दा है इसका, तकलीफ़ है लोगों को। ये यात्री हैं, मुंबई जा रहे हैं और इन्होंने बताया कि बहुत खुशी है इनको कि जल्द जो है जो ज़मीन अधिग्रहण होगा और टर्मिनल बनेगा तो इनकी सुविधाएं भी बढ़ेगी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और अब आपको मधुबनी के विस्थापितों की दर्द की कहानी सुनाते हैं। 2004 से अभी तक इन्हें वापस से ये अपने घर लौट नहीं पाए हैं। इन विस्थापितों की कहानी ऐसी है कि इतने दिनों बाद भी इन्हें मदद का इंतजार है, लेकिन अब तक मदद इनके पास नहीं पहुंची है। मधुबनी में इस साल कमला नदी के किनारे जो बस्तियां हैं वहां इस साल लोगों को थोड़ी राहत रही। बारिश हुई लेकिन बांध मतलब तटबंध क्षतिग्रस्त नहीं होने से लोगों को इस बार किसी तरह के बाढ़ का या किसी बर्बादी का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अभी मैं यहाँ आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं अभी यहाँ आंध्रा ठाड़ी प्रखंड के भदवार गांव में हूँ, कमला के पूर्वी तटबंध के पास हूँ। ये जगह जो है यहाँ, ये जो तटबंध है यहाँ साल 2002 और 2004 में यहाँ कमला नदी में भीषण बाढ़ आई थी और रात के लगभग 10-11 बजे यहाँ जब गांव में इस साइड जो ये रिहायशी ये जो बस्ती है लोग सो रहे थे, उस समय ये तटबंध पूर्वी तटबंध यहाँ ध्वस्त हुआ था और उस समय जो यहाँ तबाही मची थी। ये आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है ये यहाँ अभी ये गड्ढा है और ये पूरा अभी खाली खाली सा है, लेकिन यहाँ पहले बस्तियाँ थी। ये लगभग 145 परिवार हरना और भदवार मिला के विस्थापित हुए थे। 2002 में पहली बार टूटा, सरकार मिट्टी से भर दिया, केवल बालू मिट्टी से। इसके बाद 2004 में भी एक ही जगह टूट गया दोबारा। लोग 2 से समझ भी नहीं पा रहे थे कि 4 में टूट गया। बहुत तबाही हुआ, माल जाल नुकसान हुआ, घर द्वार सबका तहस नहस हो गया। अभी भी ऐसे कई परिवार हैं जो गांव छोड़ के चले गए गांव से। लगभग 30-35 परिवार अभी तक गांव में नहीं आ पाए हैं। यहाँ जो पीड़ित परिवार हैं इनका कहना है कि जो सरकार ये तटबंध की सुरक्षा के लिए खर्च कर रही है, तटबंध को मजबूत कर रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि साथ में जो पीड़ित परिवार का जो घर बार बह गया था और लोग किसी तरह से यहाँ गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे उन परिवारों का कुछ गम कम हो। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते एक्सेप्टेंस की। AAA की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में अब 300 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो यूजर्स हैं और पूरी दुनिया में 18,000 बिजनेस पेमेंट्स के रूप में क्रिप्टो को एक्सेप्ट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में 154 देशों में भारत 11वें स्थान पर है। इंडिया में क्रिप्टो का वॉल्यूम साल दर साल बढ़ रहा है। मुख्य रूप से युवा वर्ग क्रिप्टो में निवेश कर रहा है। यहां तक कि टियर 2, टियर 3 शहरों के टेक सेवी लोग भी इसमें निवेश कर रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्ट और सेविंग करने वालों का नंबर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जहां अप्रैल 2020 में $923 मिलियन था, वहीं मई 2021 में $6.6 बिलियन हो गया। वो देश जहां क्रिप्टो सबसे पॉपुलर हैं, उन देशों की कितनी प्रतिशत आबादी इसका इस्तेमाल कर रही है, इस पर एक नजर डालते हैं। नाइजीरिया में 32% लोग क्रिप्टो का इस्तेमाल करते हैं। वियतनाम में 21%, फिलीपींस में 20%, तुर्की में 16%, पेरू में 16%, स्विट्जरलैंड में 11%, भारत में 9%, चीन में 7%, यूएस में 6%, जबकि जर्मनी में 5% और जापान में 4% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। AAA का डेटा कहता है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हर सेगमेंट में बढ़ा है। रिटेल सेगमेंट की बात करें, ई कॉमर्स साइट्स पर क्रिप्टो के जरिए ट्रांजैक्शंस की संख्या में हर साल 12.5% की ग्रोथ होती है। लग्जरी सेगमेंट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करना लग्जरी ब्रांडों को नकली और ग्रे पेमेंट के रिस्क से बचाता है। वहीं रेमिटेंस की बात करें तो डिजिटल रेमिटेंस और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर 2020 में लगभग $95.96 बिलियन तक पहुंच गया। गेमिंग सेक्शन में 2020 में 41.9 मिलियन से अधिक गेमर्स के पास क्रिप्टो करेंसी थी। क्रिप्टो गेमिंग इंडस्ट्री का
एस्टिमेटेड मार्केट रेवेन्यू 2020 में $321 मिलियन था। जिस तेजी से क्रिप्टो की मांग बढ़ रही है उसे देखते हुए एक रिपोर्ट का कहना है कि भारत में क्रिप्टो टेक इंडस्ट्री 2030 तक $241 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो क्रिप्टो की समझ में आज बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइन